नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय फ्रेंड्स। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। आई होप जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि आपके महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहे हैं। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मैंने फिर कहा क्वेश्चन को समझ लें। मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति हिंदी शब्द है जिसको इंग्लिश में हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, के नियंत्रण के लिए कौन केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कदम उठाना चाहिए। ठीक, देखिए मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन को। तो देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन वर्क करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, मनी को फ्लो को रोकने के लिए क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है क्या करता है मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। हिंदी भाषा है, समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है, मार्केट में बेचता है। बैंक दर में कमी करता है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है, बैंकों को सुरक्षित कमी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्यों, ऑप्शन फर्स्ट ही क्यों सही होगा? कहने का मतलब है ऑप्शन फर्स्ट सही होने का यही कारण है कि मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है उनका विक्रय करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, ठीक है, कि कुल निरपेक्ष का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंकों के पास नगद कोष के में रखा जाता है। नगद कोष में क्या रखा जाता है? ठीक, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में 4 हैं, रेपो दर, बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, रेपो दर आरआर हो गया और बैंक दर बीआर। ठीक, अब कह रहा है कि केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखते हैं। ठीक, अगर क्यों ना हम ये चार डिफिनीशन जो 4 ऑप्शन है उनको क्लियर कर लें तो आने वाले सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग रेपो दर पढ़ते हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंक, ठीक, रिजर्व बैंक से, ठीक, जब कोई शॉर्ट टर्म्स लोन लेता है, ठीक, तो वो रेपो दर कहलाता है, और अगर लॉन्ग टर्म लेगा तो बैंक रेट कहलाएगा। तो रेपो रेट, बैंक रेट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। ठीक, एसएलआर जो होता है उसका मतलब होता है जब भी कोई क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक क्या करता, केंद्रीय बैंक के पास, ठीक, ना रख के अपने पास कुछ चीजें तरलतम रूप में, लिक्विडिटी के फॉर्म में। अब लिक्विडिटी के फॉर्म में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ठीक, इसमें देखिए नकदी भी शामिल है, गोल्ड भी शामिल है और सिक्योरिटीज भी फॉरेन की शामिल है। लेकिन नगद कोष अनुपात, जिसको हम लोग सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, जब आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक के कैश के रूप में अपना पैसा रखती हैं तो वो क्या कहलाता है, नगद आरक्षण कोष अनुपात, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात सही होगा कि वो जब नगद रूप में रखने की बात कहता है तो डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, और अगर पूछता है सिक्योरिटी और तरलता के रूप में, देखिए वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक के पास तरलता, तो तरलता में आपका बी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत लोगों का गलत हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक होता है, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो क्या आरबीआई का लेखा वर्ष भी यही हो जाएगा, गलत, इसीलिए अप्रैल और मार्च जब बच्चे का ऑप्शन होता है वो गलत हो गया। ठीक, अब जनवरी और दिसंबर, जनवरी दिसंबर कोई होता ही नहीं और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन क्या बचा आपका, केवल एक ऑप्शन आपके पास बचा, वो ऑप्शन नंबर थर्ड, और थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, जुलाई और जून। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से आपका 30 जून तक होता है। याद रख लीजिए बच्चों, गलत मत कीजिएगा, इसे ही हम लोग एग्रीकल्चर ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं।
बैंक का वित्त वर्ष अलग होता है और भारत सरकार का अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती प्रत्यय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए हिंदी शब्द आ गया यहाँ पे, फिर हो गया कि मध्यवर्ती प्रत्यय के ऋणदाता के रूप में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, देखिए मध्यवर्ती प्रत्यय ऋणदाता मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, लघु के लिए कौन सा ऋण देने के लिए हमारा है। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मध्यवर्ती ऋणदाता हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो मध्यवर्ती हो ही नहीं सकता, वो तो प्रय है, कभी किसी बैंक को ऋण ही देता है और किसी भी कस्टमर को मध्यवर्ती ऋण के बारे में नहीं। नाबार्ड जो है देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड का पूरा ही नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, तो रूरल एरिया को देता है, तो मध्यवर्ती प्रत्यय के ऋणदाता तो हो ही नहीं सकता। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, इनमें से कोई वाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ठीक, देखिए आरबीआई का एक्ट जो है देखिए 1935 तो है ही नहीं, 1921 भी नहीं है। अब 2 हैं ऑप्शन आपके सामने, ठीक, जो बच्चों ने पढ़ रखा उनके कैसे गलत होते। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक, देखिए आरबीआई फाउंडेड या बना रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। ठीक, और उसके बाद रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1949 में हुआ। तो ए ऑप्शन आपका सही है अधिनियम का, और अगर राष्ट्रीयकरण करें तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विधि साख नियंत्रण के लिए अधिक लचीली है। साख नियंत्रण क्रेडिट को सबसे अच्छा करने के लिए कौन सी विधि सबसे लचीली होगी। तो यहाँ पे देखिए बैंक दर, सर्वाधिक तरलता कोष, खुले बाजार की क्रिया, चयन का साख नियंत्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। मैंने बताया ना, जिसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं, क्या, OMO, यही हमारे लिए सुटेबल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक के नहीं करता है। देखिए केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गम का एकाधिकार करता है। देखिए भारत में केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गम करता है। ठीक, पहला केंद्रीय बैंक बैंकों के रूप में कार्य करता है, बैंकर ऑफ द ऑल बैंक्स। ठीक, केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रण करता है, केंद्रीय बैंक जनता की जमा को स्वीकार करता है। देखिए रिजर्व बैंक में पब्लिक अकाउंट नहीं होता है, केवल आरबीआई के गवर्नर का। तो बस आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगर आप बहुत बारीक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण दे क्षमता निर्भर करती है। देखिए जो भी कॉमर्शियल बैंक होती है, वाणिज्यिक बैंक होती है, उसकी ऋण दे की क्षमता किस पे निर्भर करती है। रखी हुई सरकारी प्रतिभूतियों पर, नगद स्थिति पर, अतिरिक्त नकदी रिजर्व पर, बकाया तथा शेष निवेश पर। ठीक, देखिए ये जो होती है नकदी स्थिति पर, उसका जो कैश रिजर्व रेशियो होगा जितना अच्छा होगा उसी के आधार पे वाणिज्यिक बैंक की निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई किस मूल्य वर्ग तक की नोटों का निर्भर कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है तो लोग सोचते हैं जितने मूल्य वर्ग का नोट होता है बस उतने ही है। ठीक है, अब प्रेजेंट में अगर पूछे यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है ऐसा। एक बात आपको बता दें, ये क्वेश्चन कई बार आता है, कितने मूल्य वर्ग का नोटों का निर्भर कर सकता है। तो देखिए रिजर्व बैंक एक्ट में कहा गया है कि आरबीआई 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की नोटों का निर्गम कर सकता है। अगर इसी जगह क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई कितने मूल्य वर्ग के सिक्कों का, तो 1 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की मूल्य वर्ग के सिक्कों को जारी कर सकता है। ठीक है, तो नोटों में 10,000 रुपए और सिक्कों में तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गम की किस पद्धति को अनुसरण किया जाता है। देखिए कहने का मतलब है नोट का हमारे यहाँ कैसे नोटों को निगम किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नोट निगम के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम विश्ववार्षिक प्रणाली और अधिकतम कोष प्रणाली। ठीक, देखिए ऑप्शन डी और सी तो पूरी तरह गलत हो गए।
अब हमारे रेशियो सिस्टम था जो बहुत पहले काम करता था, ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो गया, न्यूनतम कोष प्रणाली। तो बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए है क्या मिनिमम कोष प्रणाली, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि नोट छापने का जैसे ही पूछते तो कहते हैं जितना सोना उतना नोट छाप दो, ऐसा नहीं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में ये बताया गया है कि हमारे पास कम से कम कितना, 200 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी होना चाहिए, और 200 करोड़ सिक्योरिटी में 115 करोड़ रुपए का हमारे पास सोना होना चाहिए जिसको हम गोल्ड कहते हैं, और प्लस 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ फॉरेक्स, तभी हम नोट छाप सकते हैं और मिनिमम रिजर्व सिस्टम को बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। ठीक, देखिए अब गुणात्मक साख हमने बताया, जब हिंदी के टर्म्स आएंगे तो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको समझिए। ठीक, तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि क्वालिटेटिव टूल्स का कौन सा पार्ट है। ठीक है, मार्जिनिक, देखिए मार्जिन आवश्यकता निर्धारित करना, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। विभेदताओं की ब्याज दरें, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। हमने अभी आपको बताया OMO होता है जिसमें कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन सी हो सकता है। साख में राशनिंग, ठीक, अब देखिए साख में राशनिंग का होता है, राशनिंग में PDS प्रणाली होती है, लेकिन यहाँ पे ये उपाय नहीं हो सकता। ठीक, देखिए निम्नलिखित में केंद्रीय बैंक के गुणात्मक नियंत्रण का उपाय नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये ABD तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन OMU ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन ना होके क्या है, अनुपातिक परिवर्तन है, जो रिजर्व बैंक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है और आपके ABD हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बैंक दर का निम्नलिखित में से अर्थ है। ठीक है, अब देखिए बैंक दर का क्या अर्थ होता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, ठीक, हमने बैंक दर पहले ही आपको बता दिया था, इसके पहले जो ऑप्शन था कि बैंक दर वह दर होती है जिसपे जब भी कोई वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन लोन लेती है। ठीक, अब ये ऑप्शन माइंड मेकअप करेंगे और आराम से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक को सावधि जमाओं पर अदा करने की ब्याज दर की, सावधि जो होता है फिक्स डिपॉजिट होता है, नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वसूल किए जाने की ब्याज दर, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर नहीं होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा दूसरी बैंक से ऋण वसूले जाने की ब्याज दर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, केंद्रीय बैंक से आपका क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकें लोन लेती हैं और फिर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं, क्वेश्चन देखिए समझने कीजिए कि कौन सा है जो प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। देखिए जो भी हमारे GDP के प्राइमरी सेक्टर हैं, तो उसमें हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में भारतीय रिजर्व बैंक ने ये एक नियम बनाया कि जो भी हमारी नेशनलाइज बैंक हैं जो हमारी, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर्स में प्राथमिकता के क्षेत्र में आता है, बिल्कुल। देखिए एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। लघु उद्योग आता है। निर्यात क्या हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, नहीं। ठीक, कमजोर वर्ग प्राथमिक क्षेत्र है, तो नहीं कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। एक्सपोर्ट जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक की देयता नहीं है। अब देयता नहीं है वाणिज्यिक बैंक का, तो अब इसमें देख लीजिए देयता का मतलब लायबिलिटीज इनकी है कि नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन पहला है अंश पूंजी, ठीक है, उसके बाद है आरक्षित कोष है, रिजर्व कोष, ठीक, बिल जिसका भुगतान होना है, केंद्रीय बैंक व उनके पास अन्य शेष जमा। ठीक है, देखिए केंद्रीय बैंक और अन्य जमा जो है वो वाणिज्यिक बैंक की देयता नहीं होती है। ठीक, रिजर्व बैंक के, अब इंडिया के पास जो CRR और SLR होता है, कई बार पूछते हैं कि CRR और SLR क्या होता है। देखिए CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इन दोनों को हम लोग अगर मिला देते हैं तो हमारा NDTL निकल के आता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, और ये हमारा वाणिज्यिक बैंक की देयता में शामिल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर देखिए,
एक देश में निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? अब केंद्रीय बैंक जो होता है उसका कार्य क्या है? साख का सृजन करना केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, पूछ रहा है साख का सृजन करना। अगर क्रेडिट कंट्रोल नहीं करेगा तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। साख पे नियंत्रण करना आरबीआई के काम है, ठीक है। मुद्रा पूंजी का प्रबंधन करना, ठीक, मुद्रा की पूंजी का प्रबंधन करना ये कार्य है, ठीक। कमजोर वर्गों, ठीक। अब क्या है कि एक देश में निम्नलिखित केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ठीक। देखिए पहली बात है केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका कार्य है। तो देखिए कमजोर वर्गों के लिए स्कीम बनाना ये कार्य है, ठीक। साख पे नियंत्रण करना, ठीक। मुद्रा का प्रबंधन करना और साख के सृजन को, ठीक, क्रिएट करना ये काम है। लेकिन कमजोर वर्गों के लिए केंद्रीय बैंक का कोई कार्य नहीं है कि स्कीम है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, कमजोर वर्गों के लिए भी केंद्रीय बैंक स्कीम बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो साख का सृजन नहीं है, साख का नियंत्रण करती है आरबीआई, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्यिक बैंक की देयता नहीं है? वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक है, उनकी देयताएं नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक की कौन सी जो है हमारी देयताओं में शामिल नहीं है, ठीक। तो सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। अब उसके बाद प्रतिभूति धारण करना, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी धारण करना। वाणिज्यिक बैंक का कोई काम नहीं कि प्रतिभूति को धारण करे, लेकिन केंद्रीय बैंक से ऋण लेना और दूसरे बैंकों को जमा को स्वीकार करना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के लिए अब तक, ठीक, देखिए एस्ट पूंजी मानक की न्यूनतम सीमा क्या है, ठीक। अब यहाँ पे जब ये वर्ड आ जाता है तो तुरंत हो जाता है कि क्या है इसका मानक, ठीक। तो देखिए ये जो नियम बनाया गया इसमें बताया गया कि 10% न्यूनतम सीमा रखी गई है कि वाणिज्यिक बैंक एसयूजी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग याद रखें। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है हमारे देश में? तो देखिए पहले तो हमें पब्लिक सेक्टर बैंक पता होना चाहिए, ऑप्शन ही देखते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, पहला ऑप्शन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये बात मान लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, क्योंकि एसबीआई जो है उसके देश में भी और विदेशों में भी सर्वाधिक ब्रांचें हैं, ठीक। तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। भीतरी मुद्रा का क्या मतलब होता है, ठीक। अब भीतरी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए। सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियाँ, वाणिज्यिक बैंकों के निजी क्षेत्र की साख नियंत्रण, सरकारी ऋण। देखिए भीतरी मुद्रा जो होती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के साख को निर्माण करना, हर बैंक के पास होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी। कब रिजर्व मुद्रा बढ़ती है भारतीय अर्थव्यवस्था में? शुद्ध और गैर मौद्रिक देयताओं बढ़ जाए? नहीं। रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार घट जाए? नहीं। रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए? बस ऑप्शन सी आपका मिल गया, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए डी ऑप्शन वाणिज्यिक बैंकों के पास नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है? अब देखिए कौन सी व्यापारिक बैंकों की? सावधि जमा क्या नहीं परिसंपत्ति होती है, ठीक, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो व्यापारिक साख, क्रय किए गए बिल और बैंकों के पास कोषागार बिल। देखिए सावधि जमा जो है वो पब्लिक की है, व्यापारिक बैंकों की नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात हमने आपको बताया था, इसका हिंदी मीनिंग ये है और इंग्लिश में हम लोग इसको SLR, ठीक, एस्टिटी लिक्विडिटी रिसीव, ठीक। अब देखिए यहाँ सरकार के पहले बैंकों के अधिक ऋण ले सकती, सरकार अपने बैंकों से अधिक ऋण बेच सकती, निजी क्षेत्र बैंक अपने कर ऋण बैंकों के सरकार प्रतिभूतियाँ कर खरीद सकती हैं, ठीक। अब 4 ऑप्शन दिए गए। बैंकों की अपेक्षा सरकारी प्रतिभूतियां कम खरीदी जा सकती हैं, डी ऑप्शन जो है इसका सुटेबल होगा, ठीक। क्या प्रभाव होता है? कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि मौद्रिक नीतियों में जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई जाती है तो बैंक रेट कम कर देते, SLR कम कर देते, CRR कम कर देते, तभी इनमें ऐसा परिवर्तन होता है। भारत का सबसे बड़ा
राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन है? देखिए नेशनलाइज बैंक और व्यापारिक बैंक कौन है? अभी इसके पहले हम लोगों ने स्लाइड में क्वेश्चन पढ़ चुके। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है वो व्यापारिक बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी नहीं हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर हमारा एसबीआई ही सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। देखिए बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो है, ठीक है, राष्ट्रीयकृत तो बैंक है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी आपको बताया था कि रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में है और हिल्टन यंग आयोग 1925 में आया था, जिसने रिकमेंडेशन किया था कि भारत में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। और उसी के सृजन पे 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गम निम्नलिखित किस प्रणाली पर अपनाती है? बहुत अच्छे से अभी क्वेश्चन हमने बताया था, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली है, इसी पे अपनाया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था 200 करोड़ की परिसंपत्ति होना चाहिए, 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूतियां। भारत वर्ष में सबसे पहला राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक कौन सा था? अब भारत में सबसे पहला राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन सा था, ठीक। तो अगर भारत में सबसे पहले पूछते हैं कि कौन सा बैंक था, ठीक, तो देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में, ये हमारा व्यापारिक बैंक ही नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसके बाद आया, ठीक। और इंपीरियल बैंक का नाम क्या हुआ कि स्टेट बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, कब राष्ट्रीयकरण हुआ स्टेट बैंक का, ठीक। तो स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1 जुलाई 1955 को, और इसका नाम क्या बदल दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा हो गया? एसबीआई, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात फिर आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ है बैंकों के पास नगदी, सरकार के पास बैंकों के लाभ उपयोग। जब वैधानिक तरलता अनुपात में कोई परिवर्तन करेंगे तो बैंकों पे नकदी भी प्रभाव पड़ेगा, सरकार के अधिक संसाधनों पे प्राप्ति भी प्रभाव पड़ेगा और बैंकों को लाभदायकता में कमी आएगी। तो उपयुक्त में से सभी डी, ठीक। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में अपनी प्रतिभूतियां बेचता है, खुले बाजार में, फिर हमने बताया खुले बाजार का तात्पर्य क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। तो जब हम लोग OMO ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? देखिए मुद्रा पूंजी बाजार की दरों में वृद्धि, मुद्रा में विस्तार और ब्याज दरों में कमी, मुद्रा की पूंजी में संकुचन और ब्याज दरों में वृद्धि, मुद्रा की पूंजी और ब्याज दरों में। तो क्या होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, संकुचन होगा और उसके बाद उसमें वृद्धि होगी, ठीक। तो ये तुम्हारा मुद्रा प्रसार का क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन सही। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय बैंक, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है इसलिए क्योंकि आपको तैयार हो जाए, ठीक। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिलेक्शन के बहुत करीब लेके जाती है, तो अभ्यास करना मत छोड़िए, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन तभी आपके सही होंगे जब एक क्वेश्चन आप कई बार उसको लगा सकते हैं सेट में। हमने बता दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नाम हुआ, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। निम्नलिखित में कौन सा ठीक है? अब ऐसा कोई ऑप्शन आता तो बढ़ने की। भारतीय रिजर्व बैंक राजकीय वाणिज्यिक बैंक है। देखिए जब राजकीय शब्द आ जाता तो राज्य का हो जाता तो गलत ही हो गया क्वेश्चन, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल है ही नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? एक केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, ठीक। तो बस सी ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। व्यापारिक बैंकों का मुख्य रूप से निवेश करता है। देखिए व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से क्या निवेश करता है कहने का तात्पर्य, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पहला, सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया कि क्या कर रहा है? सरकारी प्रतिभूतियों को। जीवन बीमा पॉलिसी नहीं करता है, कोषागार बिल, ट्रेजरी बिल नहीं करता, और इक्विटी शेयर, कोई शेयर मार्केट का क्वेश्चन तो है नहीं, ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से मौलिक रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं? नोट जारी करने वाला प्राधिकरण केंद्रीय बैंक का कार्य है, बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक का कार्य है, सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक का कार्य है, लेकिन औद्योगिक विकास की उन्नतियां ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका
सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा बैंक निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है? तो कौन सा बैंक है? ठीक, देखिए 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद BFI, कोई चीज ही नहीं है। IRBI, ये भी नहीं है। ICI, ठीक। देखिए ICI जो है और IDBI, ये दो बैंक निकल के आते हैं। इसमें जो IDBI है ये ऑप्शन आपका सही, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और ICI है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये प्राइवेट बैंक है और ये हमारा गवर्नमेंट बैंक के रूप में जो निजी क्षेत्रों के लिए ऋण देता है, ठीक है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1975 में हुई थी। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1975, और इसका जो एक्ट आया था वो 1976, ठीक है। और भारत में 5 जगह ग्रामीण बैंक खोला गया था ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये बैंक RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्ट हैं, RBI एक्ट 1934 में, ठीक। इनकी भुगतान की गई पूंजी और समस्त आरक्षित का मान 5 लाख रुपए से कम नहीं, ये RBI के संतुष्ट करते हैं। इनके कार्यों को सार्वजनिक हित के लिए जाना जाता है, बैंक में संदर्भित करता है, ठीक। अब देखिए कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक, देखिए शेड्यूल बैंक होते हैं जिनको हम लोग अनुसूचित बैंक कहते हैं, वही RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल है जो रिजर्व बैंक के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन सही हो जाता। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक, तो देखिए 14 बैंकों का जो भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ वो वर्ष 1969 में हुआ। देखिए 2 बार हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। पहली बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब कब हुआ? 1969 में हुआ। और जब 1969 में हुआ तो उसकी डेट क्या थी? कभी एग्जाम में डेट भी पूछ देता है। 19 जुलाई 1969 को भारत में क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीय हुआ। और दूसरी बार जब हुआ था तो राष्ट्रीयकरण, ये भी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, 15 अप्रैल 1980 को, ठीक। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें हो गई। लघु उद्योग के लिए वित्त शीर्षक संस्थान कौन सा है? देखिए IDBI जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, तो लघु के लिए हो ही नहीं सकता। ICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हो ही नहीं सकता। पर SIDBI जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, ये है, क्योंकि इसका नाम ही स्मॉल है। और नाबार्ड हमारा आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी करेक्ट। निम्नलिखित में असंगठित बाजार मुद्रा, देखिए असंगठित का मतलब होता है कौन सी हमारी ऐसी मुद्रा बाजार होती है जहाँ पे रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो असंगठित मार्केट होता है। तो असंगठित में सरकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक सब हैं, लेकिन साहूकार और महाजन जो होता है वो असंगठित बाजार का पार्ट है, ठीक है। भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत स्रोत नहीं है? देखिए अब यहाँ पे कृषि के लिए संस्थागत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक तो है, लेकिन साहूकार और महाजन जो है हमारा संगठित नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा असंगठित है। SIDBI का मुख्यालय, देखिए SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। आई होप ये बैंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में होंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अच्छे से लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।